क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार भागता रहता है, कभी बीते हुए पलों में, तो कभी आने वाले कल की चिंता में? हम शरीर से आज में होते हैं, लेकिन हमारा माइंड हमेशा अतीत और भविष्य के जाल में फंसा रहता है। इसी वजह से तनाव बढ़ता है, डर पैदा होता है और हमारी असली क्षमता दब जाती है। द पावर ऑफ नाउ हमें एक ऐसी ताकत से मिलवाती है जिसे हम हर दिन, हर पल इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह ताकत है वर्तमान क्षण, द प्रेजेंट मोमेंट। यह किताब कहती है कि आपकी असली शक्ति अभी में छुपी है, न कि उस अतीत में जिससे आप बार बार लड़ते हैं, और न ही उस भविष्य में जिसकी चिंता आप बिना रुके करते रहते हैं। जब आप नाव में जीना सीख जाते हैं तो डर खत्म होने लगता है, चिंता कमजोर पड़ जाती है और दिमाग एकदम साफ व शांत होने लगता है। आपको अपने अंदर एक ऐसा स्पेस मिल जाता है जहां न कोई भ्रम होता है, न कोई फालतू शोर, बस क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक गहरा सुकून। यह किताब सिर्फ माइंडफुलनेस नहीं सिखाती, ये आपको आपकी सोच की जंजीरों से आजाद करना सिखाती है। यह बताती है कि आपका माइंड आपके लिए काम करे, न कि आप अपने माइंड के गुलाम बनकर जीते रहें। द पावर ऑफ नाउ एक यात्रा है, अंदर की यात्रा, आपके असली सेल्फ की ओर। और जब आप उस यात्रा पर चल पड़ते हैं, तो आप जान जाते हैं कि आप सिर्फ अपनी सोच नहीं है, आप उससे कहीं बड़े, कहीं गहरे और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप अपने माइंडसेट को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जहां शांति भी हो, ताकत भी हो और कंट्रोल भी, तो यह किताब आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत दे सकती है। चैप्टर 1, जागृति का पहला कदम। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि असल में आपकी लाइफ को कंट्रोल कौन करता है, आप या आपका दिमाग? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपनी सोच को चला रहे हैं, पर सच ये है कि उनकी सोच ही उन्हें चला रही होती है। मन एक तूफान की तरह है, कभी अतीत में पछतावों की आग भड़काता है, तो कभी भविष्य की चिंता में उलझा देता है, और इंसान समझ नहीं पाता कि वह असल जीवन जी भी रहा है या बस अपने ही मन के बनाए हुए जाल में फंसा हुआ है। द पावर ऑफ नाउ का पहला अध्याय इसी सबसे शक्तिशाली सच का दरवाजा खोलता है कि असली आजादी अब में जीने से आती है। हमारी पूरी परेशानी, पूरा स्ट्रेस, पूरा दर्द या तो बीते हुए कल से जुड़ा है या आने वाले कल के डर से। लेकिन अभी, इसी क्षण में कोई समस्या नहीं है, इस पल में कोई दुख नहीं है, यह पल हमेशा शांत है। पर मन हमें कभी इस पल में रहने ही नहीं देता। एकार्ट टॉले बताते हैं कि आपका दिमाग असल में आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी हर बात को सच मानते हैं, तो वही दिमाग आपको थका देता है। मन लगातार भागता रहता है और हम उस भागती हुई सोच को लाइफ समझ लेते हैं। चैप्टर 1 सिखाता है कि पहली जागृति होती है अपने मन को ऑब्जर्व करना सीखने से। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तभी आपको एहसास होता है कि मैं मेरे विचार नहीं हूं, मेरे विचार मेरे अंदर गुजर रहे हैं। यह एहसास छोटा लगता है, लेकिन यहीं से बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। सोचिए, जब भी आप दुखी होते हैं या डरते हैं या गुस्से में होते हैं, असल में क्या होता है? मन आपको ऐसी कहानियां सुनाता है जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और यही पहला बदलाव चाहिए, सोच को रोकना नहीं, बल्कि उसे पहचानना। टॉले कहते हैं, जब आप अपनी सोच को देखना शुरू करते हैं, तब पहली बार जीवन आपको देखने लगता है। इस अध्याय में एक और गहरा सच बताया गया है कि हम अपने पूरे जीवन में टाइम के पीछे भागते रहते हैं, पर असल में जिंदगी टाइम में नहीं जी जाती, जिंदगी नाव में जी जाती है। अतीत एक याद है, भविष्य एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान एकमात्र सच्चाई है। और यही सत्य जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतनी जल्दी इंसान अपने अंदर शांति महसूस करना शुरू कर देता है। चैप्टर 1 का मुख्य संदेश है, यदि आप सच में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन से पहचान बनाइए और फिर उससे दूरी। क्योंकि जैसे ही आप ये महसूस करते हैं कि मैं मेरे विचार नहीं हूं, उसी क्षण आपके अंदर एक नई शांति, नई ताकत और नई जागरूकता पैदा होती है, जो आपकी जिंदगी को जड़ से बदल सकती है। चैप्टर 2, मन की कैद से आजादी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, मन शांत नहीं होता? आप किसी काम में लगे होते हैं,
लेकिन अचानक दिमाग कहीं और निकल जाता है, बीते हुए गलती पर, किसी इंसान की कही बात पर, या ऐसे भविष्य पर जो अभी हुआ ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे ये बेचैनी आपकी पहचान बन जाती है। द पावर ऑफ नाउ का चैप्टर 2 इसी दर्दनाक लेकिन सच्ची स्थिति को समझाता है कि मन एक उपयोगी साधन है, लेकिन अगर हम उसे कंट्रोल न करें तो वही हमें कैद कर देता है। एखार्ट टॉले कहते हैं कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल यही है, हम अपनी सोच को ही अपना आप मान लेते हैं, और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। मन की आवाज बनाम आपकी असली आवाज। इस अध्याय में टॉले बताते हैं कि हम दो तरह के होते हैं, एक जो लगातार सोच रहा है, और दूसरा जो उस सोच को देख सकता है। अधिकतर लोग पूरा जीवन पहले वाले हिस्से में फंसे रहते हैं। वे सोच की आवाज को ही अपनी असली आवाज समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान यह महसूस करता है कि वह सोचने वाले दिमाग से बड़ा है, उसके अंदर एक गहरी आजादी जागने लगती है। सोचिए, अगर मन गैर जरूरी बातें सोचना बंद कर दे, भविष्य की चिंता करना बंद कर दे, अतीत के जख्म कुरेदना बंद कर दे, तो आपकी लाइफ अचानक कितनी हल्की हो जाएगी। और यही आजादी, यही हल्कापन, यही जागरूकता बीइंग कहलाती है। प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति को महसूस करना। इस अध्याय में टोले एक बहुत बड़ा सच बयां करते हैं कि हम ज्यादातर चिंता इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारा ध्यान प्रेजेंट में नहीं होता। या तो हम बीते हुए समय पर अटके रहते हैं, या आने वाले समय में खो जाते हैं। लेकिन नाउ यानी अभी हमेशा शांत होता है। इस पल में कोई डर नहीं है, इस पल में कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ तब पैदा होती है जब आप अपने मन के बनाए समय में भटकने लगते हैं। इसलिए इस अध्याय का मुख्य अभ्यास है, जब भी मन दौड़ने लगे, अपना ध्यान वापस इसी पल में लाओ। जैसे अपनी सांसों को महसूस करो, अपने आसपास की आवाजों को सुनो, अपने शरीर के अंदर की जीवंतता को नोटिस करो। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपको मन की कैद से बाहर निकालते हैं। थिंकिंग वर्सेस अवेयरनेस। टॉले बताते हैं कि इंसान की असली ताकत सोच में नहीं, बल्कि अवेयरनेस में छुपी होती है। सोच एक टूल है, लेकिन अवेयरनेस एक स्टेट है, और अवेयरनेस जितनी बढ़ती है, सोच उतनी शांत होने लगती है। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा संदेश, दिमाग को बंद करना जरूरी नहीं, उसे अपना मालिक बनने से रोकना जरूरी है। जब आप अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं, तब वे आपको चोट पहुंचाना बंद कर देते हैं, और वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें शांति भी है, स्पष्टता भी है, और अपनी असल पहचान को समझने की शक्ति भी। चैप्टर 3, अभी का विरोध ही दुख की जड़ है। कभी आपने गौर किया है कि हमारी लाइफ की ज्यादातर टेंशन किससे आती है? किसी चीज के होने से नहीं, बल्कि हमारे उसके विरोध करने से। सोचिए, जब भी कोई स्थिति हमारी इच्छा के खिलाफ होती है, हम तुरंत मन में एक प्रतिरोध खड़ा कर देते हैं। यह गलत हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? यही इनर रेजिस्टेंस हमारी सफरिंग को जन्म देता है। चैप्टर 3 का पूरा संदेश इसी सत्य पर आधारित है। दुख स्थिति में नहीं होता, दुख उस स्थिति के खिलाफ हमारी मानसिक लड़ाई में होता है। एक्सेप्टेंस का असली अर्थ। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें, यह भी नहीं कि जो चल रहा है वो हमेशा चलता रहे। एक्सेप्टेंस का असली अर्थ है, अभी जो है उसे अभी के लिए स्वीकार कर लेना, क्योंकि अभी के पल से लड़ना उसी हवा में मुक्का मारने जैसा है जिसमें आप सांस ले रहे हो। आप लड़ते रहेंगे और थकते जाएंगे, लेकिन हवा को हर नहीं पाएंगे। टॉले कहते हैं, जब आप इस पल को यस बोलते हैं, तो आपका अंदरूनी तनाव तुरंत कम हो जाता है, और जैसे ही तनाव कम होता है, आपकी क्लैरिटी और एक्शन लेने की ताकत बढ़ जाती है। ईगो का भ्रम। सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। इस अध्याय में टॉले ईगो की एक महत्वपूर्ण चाल को उजागर करते हैं। ईगो हमेशा चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले, लोग उसी तरह व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, लाइफ उसी दिशा में चले जैसा हमने सोचा है। और जब ऐसा नहीं होता, तो अंदर से एक विरोध उठता है, जो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और इमोशनल पेन में बदल जाता है। सच यही है,
दुनिया हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन मन यही उम्मीद करता रहता है और यही उम्मीद हमें दुखी बनाती है। सच्ची शक्ति सरेंडर में है। यह सरेंडर हार मानना नहीं है, यह सरेंडर भागना नहीं है। यह सरेंडर यह स्वीकार करना है कि जो अभी है वह अभी यही है। एक बार आप इस पल को स्वीकार कर लेते हैं, आपका एनर्जी फ्री होने लगता है। जो एनर्जी पहले मन के विरोध में फंसा हुआ था, वही एनर्जी अब समाधान, क्रिएटिविटी और शांति में बदलने लगता है। जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, तभी आपकी असली एक्शन टेकिंग पावर बाहर आती है। लाइफ हमेशा अभी में होती है। यह अध्याय एक गहरा सच बताता है। लाइफ कभी पास्ट में नहीं होती, लाइफ कभी फ्यूचर में नहीं होती। लाइफ हमेशा हमेशा इसी क्षण में होती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस पल को स्वीकार ही नहीं करते। हम या तो पास्ट के पछतावे में जीते हैं या फ्यूचर की चिंता में। इसलिए मन बेचैन रहता है, क्योंकि वह लाइफ को मिस कर रहा होता है, वह नाव को मिस कर रहा होता है। एक्सेप्टेंस का जादुई असर, जैसे ही आप इस पल से लड़ना बंद करते हो, चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। आप शांत होने लगते हैं, आपकी सोच साफ होती है, आप फैसले बेहतर लेते हैं, आप भावनाओं को संभाल पाते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण, आप सफरिंग से बाहर आने लगते हैं। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश, अभी की सच्चाई को स्वीकार करना दुख को खत्म करने का पहला कदम है। चैप्टर 4, माइंड इज अ टूल नॉट अ मास्टर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना रुके भागता रहता है? आप कहीं हो, कुछ भी कर रहे हो, मन आपको या तो बीती यादों में ले जाता है या आने वाली परेशानियों में, जैसे वह आपके जीवन का ड्राइवर बन बैठा हो और आप सिर्फ उसके पीछे पीछे चलने को मजबूर हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मन आपका मालिक नहीं है। मन सिर्फ एक औजार है जिसे चलाना आपको है, न कि आपको उससे चलना है। सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि हम अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं। लेकिन क्या सोच कभी स्थायी रहती है? नहीं। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर आपके भीतर की वो शांत उपस्थिति वही रहती है। विचार सिर्फ बादल है। आप वह आसमान है जो बादलों को गुजरते हुए देख सकता है, बिना खुद बदलने के। मन का एक डिफॉल्ट मोड होता है, अनावश्यक सोचना। वह छोटी सी बात को भी जोड़ तोड़कर चिंता का पहाड़ बना देता है। वह डर दिखाता है, संभावनाएं दिखाता है और उन कहानियों पर आपको विश्वास भी दिला देता है। यहीं से असली दुख शुरू होता है। विचारों पर अधिक भरोसा करना और अपने भीतर की शांति को भूल जाना। पर एक छोटी सी चीज पूरा खेल बदल सकती है। बस 1 सेकंड का ठहराव। जब मन दौड़ने लगे, यादों में उलझाए, भविष्य से डराए, तो बस एक पल रुक जाइए। कुछ मत सोचिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ उस हलचल को महसूस कीजिए। 1 सेकंड की यह खामोशी विचारों की पकड़ को ढीला कर देती है। यह आपको यह एहसास कराती है कि विचार आपसे अलग है और उन्हें देखने वाला आप उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मन की ऊर्जा हलचल भरी होती है, भागती हुई, अस्थिर। पर जागरूकता की ऊर्जा स्थिर होती है, गहरी, स्पष्ट, शांत। जैसे ही आप विचारों को देखने लगते हैं, न कि उनके साथ बहने लगते हैं, एक नई शक्ति जागती है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसका शोर कम हो जाता है। जो विचार पहले आपको खींच ले जाते थे, अब बस आते हैं और गुजर जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि जब मन का नियंत्रण कम होता है, आपका नियंत्रण बढ़ता है। जिस चिंता ने आपको पकड़ रखा था, वह ढीली होने लगती है। जिस डर ने आपको रोका हुआ था, वह कमजोर पड़ने लगता है। और तभी आपको एहसास होता है, मन कभी समस्या नहीं था। समस्या यह थी कि हमने उसे असल मालिक बना लिया था। जब मन सहायक बन जाता है और आप उसकी लगाम पकड़ लेते हैं, तब जीवन सरल होने लगता है। विचार आते हैं, लेकिन आपको नहीं घसीटते। भावनाएं उठती है, लेकिन आपको बहा नहीं ले जाती। परिस्थितियां बदलती है, लेकिन आपकी अंदरूनी स्थिरता बनी रहती है। मन चलते रहना चाहता है, पर आप उसे रोकना नहीं, बस दिशा देना सीख जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां शांति संघर्ष को जीत लेती है और जागरूकता मन के शोर को शांत कर देती है। चैप्टर 5, अभी की शक्ति।
प्रेजेंट मोमेंट का असली नियंत्रण कई बार हमें लगता है कि जीवन हमें रोक रहा है, मौके नहीं मिल रहे, चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही। लेकिन सच तो यह है कि जो हमें रोक रहा होता है वह बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अंदर की प्रतिरोध की दीवार होती है। यह दीवार तब बनती है जब हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लोग भी, हालात भी और परिणाम भी। जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं आती, हमारे भीतर घबराहट, गुस्सा और डर पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन हमारे खिलाफ हो। लेकिन एक पल ठहर कर देखे तो समझ आता है कि समस्या बाहर नहीं थी, हमारे भीतर की पकड़ बहुत कस गई थी। जीवन बहना चाहता है और हम उसे पकड़ कर रोकना चाहते हैं। सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब हम छोड़ना सीखते हैं। अपेक्षाएं, डर, पुरानी बातों का बोझ और भविष्य को लेकर बनी झूठी कहानियां। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता। छोड़ने का मतलब है उन चीजों से खुद को मुक्त करना जो हमारी ऊर्जा खा रही है, जो हमारा मन भारी कर देती है, जो हमारी शांति छीन लेती है। कभी नोटिस किया है, एक छोटा सा विचार भी कितनी भारी चट्टान जैसा लगता है। एक वादा जो टूट गया, एक गलती जो दिल में चुभ गई, एक इंसान जिसने हमें गलत समझा, हम उन्हें सालों तक पकड़े रहते हैं, जैसे ये दर्द हमारी पहचान का हिस्सा हो। लेकिन जब हम ये पहचान लेते हैं कि दर्द एक घटना था, घाव एक याद था, पर हम उससे कहीं बड़े हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। सबसे पहले हमें स्वीकारना पड़ता है कि जो बीत गया वह बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है वह हमारे डर से नहीं सुधरने वाला। सच्चा बदलाव केवल इसी पल में होता है, जब हम खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या मैं अभी इसे छोड़ सकता हूं? कई बार जवाब होगा हां बिल्कुल, और कई बार जवाब होगा अभी नहीं, लेकिन कोशिश कर सकता हूं। यही कोशिश, यही अवेयरनेस धीरे धीरे बोझ को हल्का कर देती है। जब हम छोड़ना सीखते हैं, एक अजीब सी हल्की सी हवा चलती है भीतर, मानो दिल पर पड़ा धूल हट गई हो। चीजें धीरे धीरे साफ दिखने लगती हैं। विचार तंग नहीं करते, भावनाएं भारी नहीं लगती, और जीवन दुश्मन नहीं, एक साथी लगने लगता है। छोड़ने की शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति उसकी समझ के स्तर से व्यवहार करता है। हर गलती उस समय की सीख थी, और हर दर्द ने हमें आज का इंसान बनाया है। जब पकड़ ढीली होती है तो मन खुलता है, दिल नरम होता है, और जीवन का प्रवाह वापस लौटता है। यही वह क्षण होता है जहां भीतर शांति पैदा होती है। एक ऐसी शांति जो बाहर की किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, एक ऐसी स्वतंत्रता जो केवल अनुभव की जा सकती है। सुख तब आता है जब हम चीजों को बदलने के जुनून से उन्हें स्वीकारने की समझ तक पहुंच जाते हैं। और जब दिल स्वीकारना सीख लेता है तो जीवन उसी दिशा में बहने लगता है जहां हम सबसे अधिक मुक्त और सबसे अधिक जीवित महसूस करते हैं। चैप्टर 6, अहंकार का जाल। वो आवाज जो हमें खुद से दूर कर देती है। तुम चाहे कितने भी समझदार, शांत या मजबूत क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर एक अदृश्य खिलाड़ी हमेशा मौजूद रहता है, ईगो। ये वो आवाज है जो हमेशा कहती है, मैं सही हूं, मुझे मानो, मुझे देखो, मुझे सम्मान दो। लेकिन असली सच यह है कि यह वही आवाज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर, परेशान और असुरक्षित बनाती है। ईगो कभी चिल्लाता नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा करता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे और पाने की जरूरत है। मैं कम हूं, मुझे और चाहिए। और इंसान इस आवाज को अपना असली स्वर समझकर पूरी जिंदगी उसके पीछे भागता रहता है। लेकिन असली तुम ईगो नहीं हो। ईगो सिर्फ एक कहानी है जो तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हें सुनाता है। जब तुम ध्यान से अंदर देखते हो तो एहसास होता है कि ईगो एक छाया की तरह है। तुम जितना भागते हो उतना पीछा करता है, तुम जितना पावर देते हो उतना बड़ा बन जाता है। लेकिन जैसे ही तुम इसे देखना शुरू कर देते हो, यह कमजोर होने लगता है। यही से जागरूकता की शुरुआत होती है। ईगो चाहता है कि तुम लगातार कंपैरिजन में उलझे रहो, दूसरों से लड़ो, खुद से लड़ो, पास्ट से लड़ो। लेकिन अवेयरनेस कहती है, जो हो उसे देखो, उसे स्वीकार करो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब तुम ईगो की आवाज और अपनी असली आवाज के बीच फर्क पहचान लेते हो, तब तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। अब डिसीजंस रिएक्शन से नहीं,
क्लैरिटी से आते हैं। अब तुम्हारा मूड दूसरों के व्यवहार पर डिपेंड नहीं करता। अब तुम एक्सटर्नल वैलिडेशन के गुलाम नहीं रहते। धीरे धीरे ईगो की पकड़ ढीली पड़ती है और उसकी जगह एक गहरी शांति उभरने लगती है। यह चैप्टर असल में तुम्हें सिखाता है कि ईगो को हराना नहीं है, बस उसे पहचानना है, क्योंकि पहचाने गए ईगो में ताकत नहीं रहती और जाग चुके इंसान को कोई हिला नहीं सकता। चैप्टर 7, एक्सेप्टेंस। जब तुम लड़ना छोड़ देते हो तभी जिंदगी बदलती है। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जितना तुम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतनी ही जिंदगी हाथ से फिसलती जाती है। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता, ये कमजोरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जो चीज तुम स्वीकार कर लेते हो वो तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देती है। अक्सर हम दो जगह उलझे रहते हैं, या तो पास्ट में या फ्यूचर में, और दोनों जगह पर हमारी कोई पकड़ नहीं होती। इन्हीं की वजह से फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, फियर और ओवरथिंकिंग पैदा होती है। एक्सेप्टेंस कहता है जो है उसे होने दो, जो हुआ उसे जाने दो। यह सुनने में आसान है, लेकिन यही सबसे गहरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस तुम्हें अपने अंदर ले जाता है। तुम अपनी भावनाओं से भागना बंद करते हो। तुम सैडनेस को भी अलाउ करते हो, एंगर को भी ऑब्जर्व करते हो, और धीरे धीरे समझ आते लगता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं है, तुम्हारे अंदर बहने वाली एनर्जी है। जब तुम किसी दर्द, किसी घटना या किसी इंसान को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम एक भारी बोझ को अपने कंधों से उतार देते हो। अब तुम कंट्रोल की बजाय क्लैरिटी से डिसीजंस लेने लगते हो। अब तुम रेजिस्टेंस की बजाय पीस में जीने लगते हो। एक्सेप्टेंस का यह मतलब नहीं कि तुम हार मान चुके हो। इसका मतलब है कि तुम लड़ना बंद कर चुके हो। उन चीजों से लड़ना जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ही तुम कहना सीखते हो, ठीक है, ये हुआ, अब मैं आगे क्या कर सकता हूं, उसी पल तुम प्रेजेंट मोमेंट में लौट आते हो। और प्रेजेंट ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं। एक्सेप्टेंस तुम्हें सिखाता है कि कभी कभी लाइफ को फ्लो में रहने दो, कभी कभी दूसरे को वैसा ही रहने दो, कभी कभी खुद को भी वैसा ही रहने दो। और जैसे ही ये शांत भाव भीतर जमने लगता है, तुम दुनिया को रिएक्ट करके नहीं, रिस्पॉन्ड करके जीना शुरू कर देते हो। यहीं से इनर फ्रीडम की शुरुआत होती है। चैप्टर 8, डिटैचमेंट। छोड़ना सीखो, तभी असली आजादी मिलती है। जिंदगी का आधा दर्द इस बात से नहीं आता कि चीजें कैसी हैं। असल दर्द इस बात से आता है कि हम उन्हें कैसे पकड़कर बैठे हैं। कभी किसी इंसान को, कभी किसी एक्सपेक्टेशन को, कभी किसी रिजल्ट को, और कभी कभी तो अपने ही बनाए हुए डर को। डिटैचमेंट यानी विरक्ति, ये किसी चीज को छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि उस चीज की डिपेंडेंसी छोड़ देने का नाम है। ये वो कला है जिसमें तुम किसी इंसान से प्यार कर सकते हो, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होते। तुम किसी गोल को फॉलो कर सकते हो, लेकिन उससे अपनी पहचान चिपकाते नहीं हो। तुम सफलता का आनंद ले सकते हो, लेकिन विफलता में टूटते नहीं हो। डिटैचमेंट तुम्हें सिखाता है कि तुम जिंदगी की हर चीज को पकड़कर नहीं रख सकते। कुछ लोग आएंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ मौके खिलेंगे, कुछ हाथ से फिसल जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ टूटेंगे, और ये सब जिंदगी का नेचुरल फ्लो है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या तब होती है जब तुम चीजों पर ओनरशिप जमा लेते हो। ये मेरा है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये जाएगा नहीं, और जिंदगी हंसकर तुम्हें याद दिलाती है कुछ भी स्थायी नहीं है। डिटैचमेंट का असली मतलब यह है कि तुम हर अनुभव को खुले मन से अपनाओ, लेकिन उसे मजबूती से पकड़कर मत बैठो। जैसे पांव पर पानी की धारा बहती है, वो छूती है, महसूस होती है, लेकिन टिकती नहीं। इसी तरह फीलिंग्स, लोग, हालात और एक्सपीरियंसेस जिंदगी में आते जाते रहने चाहिए। जब तुम इमोशनल क्लिंग छोड़ देते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। अब डिसीजंस डर से नहीं, क्लैरिटी से आते हैं। अब रिलेशनशिप्स पॉजेसिवनेस से नहीं, रिस्पेक्ट और फ्रीडम से चलती है। और सबसे बड़ा बदलाव ये
तुम हर आउटकम में शांति पा लेते हो क्योंकि तुम अब परिणाम से नहीं, अपनी जर्नी से जुड़े रहते हो। डिटैचमेंट तुम्हें यह शक्ति देता है कि अगर कोई चीज तुम्हारे पास है तो तुम कृतज्ञ रहो, अगर चली जाए तो तुम टूटो नहीं। ये जीवन को पकड़ने का नहीं, जीवन को बहने देने का आर्ट है। जब ये भाव भीतर उतर जाता है, तुम हर चीज को ज्यादा साफ देख पाते हो। तुम डरते नहीं, चिपकते नहीं, बस फ्लो में जीते हो। और यही फ्लो तुम्हें उस इनर पीस तक ले जाता है जहां से सच्ची अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस शुरू होती है। चैप्टर 9, अहंकार का भ्रम। मैं से मुक्त हुए बिना शांति नहीं मिलती। जिंदगी में सबसे ज्यादा तनाव, संघर्ष और दर्द किससे पैदा होता है? किसी इंसान से, किसी हालात से, किसी कठिनाई से? नहीं, सबसे बड़ा कारण है अहंकार, यानी ईगो। वो मैं जो हर समय बोलता रहता है, मेरी बात सही है, मुझे यह मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, लोग मुझे कैसे देखते हैं। ये मैं असली तुम नहीं हो, ये सिर्फ एक मानसिक पहचान है, तुम्हारे विचारों, यादों, डर और इच्छाओं का बना हुआ एक नकाब। इसी नकाब के कारण हम दुखी रहते हैं, जलते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और खुद को दुनिया के हिसाब से तौलते रहते हैं। ईगो वो शक्ति है जो तुम्हें हर चीज से चिपका देता है, अपनी पहचान से, अपनी इमेज से, अपनी जीत हार से, यहां तक कि अपनी पीड़ा से भी। और तुम सोचते हो ये सब मैं हूं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ईगो हमेशा डर पर चलता है, डर कि कहीं कोई हमें कम न समझ ले, डर कि कहीं हम हार न जाए, डर कि कहीं कोई हमारी कमजोरी न पकड़ ले, डर कि कहीं दुनिया में हमारी जगह छोटी न पड़ जाए। इसी डर को बचाने के लिए हम बहस करते हैं, गुस्सा होते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जितना तुम ईगो को बचाते हो, उतना ही तुम भीतर से कमजोर होते जाते हो। सच्ची ताकत तब आती है जब तुम इस मैं को पहचानते हो और उससे एक कदम पीछे हटते हो। जब तुम शांत होकर अपने भीतर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि एक गवाह है जो तुम्हारे विचारों को देख रहा है, तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर रहा है, लेकिन उनसे चिपक नहीं रहा। वही तुम्हारा असली सेल्फ है, जो न किसी जीत से बड़ा होता है और न हार से छोटा, जो न तारीफ से फूलता है और न आलोचना से टूटता है, जो न अतीत में बंधा है और न भविष्य में भटकता है। अहंकार हमेशा लड़ता है, सचेत मन हमेशा शांत रहता है। जब तुम रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ईगो सिर्फ एक मानसिक शैडो है, तब बहुत बदलाव खुद ब खुद आने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, इससे फर्क कम पड़ने लगता है। रिश्ते आसान हो जाते हैं क्योंकि अब साबित करने की जरूरत नहीं रहती। गुस्सा कम होता है क्योंकि अब चोट ईगो को लगती ही नहीं। डिसीजन साफ होते हैं क्योंकि अब तुम डर से नहीं, क्लैरिटी से चुनते हो। और सबसे बड़ा परिवर्तन, तुम खुद के साथ शांति में आ जाते हो। ईगो को छोड़ना दुनिया नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारी दुनिया बदल देता है। जब मैं शांत होता है, तभी असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि उसी शांति में बुद्धिमत्ता जन्म लेती है, अवेयरनेस गहराती है और मन अपनी असली स्वतंत्रता महसूस करता है। चैप्टर 10, सरेंडर। जब तुम जिंदगी से नहीं लड़ते, जिंदगी तुम्हारे लिए काम करने लगती है। जिंदगी में दो तरह के रास्ते होते हैं, एक वो जिसमें हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा वो जिसमें हम लाइफ के फ्लो को समझकर उसके साथ चलना सीखते हैं। पहले रास्ते में तनाव है, डर है, दबाव है। दूसरे रास्ते में शांति है, स्पष्टता है और एक गहरी राहत है। इस दूसरे रास्ते को ही कहते हैं सरेंडर। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये भागना नहीं है। इसका असली अर्थ है जिस चीज के खिलाफ तुम कुछ कर ही नहीं सकते, उससे लड़ना बंद कर देना, लाइफ को अपनाना, मोमेंट्स को अलाउ करना और ट्रस्ट करना कि जो अभी हो रहा है वही इस समय सबसे सही है, चाहे तुम उसे समझ पाओ या नहीं। हम ज्यादातर दर्द इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम लाइफ को वैसा नहीं होने देते जैसा वो हो रही है। हम हर चीज के खिलाफ रेजिस्टेंस में रहते हैं। ये क्यों हुआ? मैं ऐसा नहीं चाहता था, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए था। क्यों सिर्फ मेरे साथ? और ये रेजिस्टेंस अंदर एक लगातार चलने वाला संघर्ष पैदा करता है। वही संघर्ष एंजाइटी, ओवरथिंकिंग
और फ्रस्ट्रेशन बनकर बाहर आता है। सरेंडर इस संघर्ष को समाप्त कर देता है। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, अभी ऐसा ही है और मैं इस पल को अलाउ करता हूं, तब माइंड तुरंत रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो लड़ना बंद कर देता है। जब फाइटिंग रुकती है, तब क्लैरिटी जागती है। यहीं से सॉल्यूशंस पैदा होते हैं, यहीं से एनर्जी मुक्त होती है। सरेंडर ये नहीं कहता कि तुम लाइफ को जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो और कुछ करो ही नहीं। इसका मतलब है कि तुम मन की बेचैनी हटाकर सही एक्शन लेने की स्थिति में आ जाते हो। रेजिस्टेंस अंधा बनाता है, सरेंडर तुम्हें देखना सिखाता है। रेजिस्टेंस लड़ाई पैदा करता है, सरेंडर समझ पैदा करता है। इस स्टेट में डिसीजन हल्के हो जाते हैं, रिश्ते आसान हो जाते हैं और मन गहराई से शांत हो जाता है। सरेंडर तुमको वर्तमान से जोड़ देता है, जहां तुम लाइफ को वैसी ही अनुभव करते हो जैसी वो है, न कि जैसी तुम चाह रहे थे। और जब तुम इस शांत स्वीकृति में जीते हो, तब लाइफ भी तुम्हारे साथ फ्लो करने लगती है। अचानक से चीजें आसान लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगती है और तुम महसूस करते हो कि जिंदगी बहुत कम बोझिल है। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार तभी होता है जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो, क्योंकि सरेंडर में एक गहरा मैजिक है। ये तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ से जोड़ देता है। वो सेल्फ जो कभी डरता नहीं, जो कभी घबराता नहीं, जो सिर्फ देखता है, समझता है और शांत रहता है। और जब तुम उस सेल्फ के साथ जीना शुरू करते हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगर आपने यहां तक सुना है, तो यकीन मानिए, आप पहले से ही उस सफर पर निकल चुके हैं जिसकी तलाश करोड़ों लोग पूरी जिंदगी करते रहते हैं। इनर पीस, क्लैरिटी और रियल फ्रीडम की तलाश। अब आप सिर्फ यह नहीं जानते कि प्रेजेंट मोमेंट कितना महत्वपूर्ण है, आपने इसे महसूस किया है। आपने यह समझ लिया है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत अभी में छुपी है। हम हर दिन भागदौड़ में खो जाते हैं, कल के पछतावे, कल की चिंताएं और बाहर की दुनिया के शोर में। लेकिन जब भी आप अपनी अवेयरनेस को वापस अभी के पल में लाते हैं, कुछ जादुई होता है। दिमाग शांत होता है, सांसें गहरी होती हैं और दिल हल्का हो जाता है। यही है द पावर ऑफ नाउ। यह किताब हमें याद दिलाती है कि असली आजादी बाहर नहीं, अंदर होती है। असल लड़ाइयां दुनिया से नहीं, हमारे खुद के माइंड से होती है। और जिस दिन हम यह समझ जाते हैं, उसी दिन हमारा जीवन एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। तो आज से जब भी आपका मन उलझे, जब भी नकारात्मक विचार आपको खींचे, जब भी चिंता आपका सीना भारी करे, बस एक बात याद रखना, अभी यही यही आपकी असली शक्ति है। आप उस पल को जितना गले लगाते हैं, उतनी ही आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। आप जितना खुद को स्वीकार करते हैं, उतनी ही आपकी ऊर्जा खुलती है। और जितना आप अवेयरनेस को अंदर लाते हैं, उतना ही आपकी जिंदगी रोशन होती जाती है। अगर इस बुक ने आपके अंदर एक छोटी सी भी रोशनी जगाई है, तो यकीन मानिए, यह रोशनी आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। इस सफर पर चलने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, शांत रहते रहिए और प्रेजेंट की ताकत को अपने हर कदम में महसूस करते रहिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक स्टे प्रेजेंट, स्टे अवेयर, स्टे फ्री।